नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के विज्ञान विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। ये प्रश्न आपके अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। इसमें क्या पूछा गया? असत्य कथन पूछा गया। तो सबसे पहले देख लेते हैं अभिक्रिया क्या है। अभिक्रिया है लेड ऑक्साइड की अभिक्रिया हो रही है कार्बन से और बन रहा है लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार से अभिक्रिया हो रही है। इसमें हम देख लेते हैं कि कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन है सीसा अपचयित हो रहा है, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है और कार्बन अपचयित हो रहा है और लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो इसमें उपचयित क्या होता है? ऑक्सीकरण। उपचयन होना का मतलब ऑक्सीकरण होना, यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना। तो यहाँ पे हम इस अभिक्रिया के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल के कार्बन के साथ में जुड़ के कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, यानी कि कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि उपचयन हो रहा है। तो ये कथन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, तो लेड ऑक्साइड है ये अपचयित हो रहा है, यानी कि इसका अपचयन हो रहा है, यानी इससे ऑक्सीजन निकल रहा है। तो हाँ, ये बात भी सही है। तो ये दोनों कथन आपके सत्य हैं। और गलत कथन कौन से हैं आपके? गलत कथन जो है वो है आपके पहला और दूसरा। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो पहला और दूसरा आपके गलत कथन है। तो इसमें ए सही हो जाएगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके Fe2O3 प्लस 2AiAl रिएक्ट टू Al2O3 प्लस Fe। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसमें क्या हो रहा है, फेरस ऑक्साइड की एल्यूमिनियम से अभिक्रिया हो रही है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड और फेरस बन रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन फेरस से अलग होकर एल्यूमिनियम के साथ में जुड़ रहा है, यानी कि ये अभिक्रिया जो है विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि यहाँ से ऑक्सीजन विस्थापित होकर इधर जुड़ रहा है। तो विस्थापन प्रकार की अभिक्रिया, यानी कि फेरस ऑक्साइड से एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है और फेरस एल्यूमिनियम की जगह फेरस अलग तत्व बन रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, आपके विस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच कितना होता है? क्या संभव है? तो लाल लिटमस को नीला कर देना का मतलब है कि वो जो विलयन है वो क्या है, क्षारीय है। लाल लिटमस को नीला, क्षालानी, नीला अम्ल नीले को लाल करता है और क्षार लाल को नीला करता है। तो लाल को नीला यानी कि क्षार है। तो क्षार का जो पीएच है, अपन पीएच स्केल पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि जो पीएच स्केल होता है 0 से लगाकर 14 तक होता है। उसमें 0 से लगाकर 7 तक जो होते हैं वो अम्ल होते हैं और 7 से लगाकर 14 तक क्षार होते हैं। तो यहाँ पे क्षारीय विलयन है ये। तो क्षारीय विलयन का पीएच कहाँ से कहाँ तक संभव है? 7 से लगाकर 14 के बीच में। तो इस ऑप्शन में हम देखेंगे तो जो 10 पीएच है वो क्षारीय पीएच है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो अपच जो होता है, अपच यानी कि एसिडिटी, अपच आ जाए, एसिडिटी आ जाए या फिर अम्लता आ जाए, उसका उपचार करने के लिए आपको क्या करना है, एंटाएसिड या प्रति अम्ल का उपयोग किया जाता है। एक प्रकार की औषधि है जो अपच या फिर अम्लता को दूर करने का काम करती हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि? खाद्य पदार्थों पे जिंक की बजाय टीन का लेप क्यों होता है? तो उसका कारण है कि जो टीन की अपेक्षा जिंक जो है वो अधिक अभिक्रियाशील है, यानी कि जिंक जो है वो अधिक अभिक्रियाशील है। अगर हम जिंक की परत चढ़ाएंगे उसके ऊपर तो उसमें क्या होगा कि जो हमारा खाद्य पदार्थ है उससे जिंक की अभिक्रिया हो जाएगी और कुछ जहरीला पदार्थ बन सकता है। तो उसकी वजह से उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, टीन की परत चढ़ाते हैं, ताकि टीन जो है वो कम क्रियाशील है, अभिक्रियाशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के विलयन का 20 ml लें तो इसे उदासीन करने के लिए HCl की विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? सबसे पहले हम देखते हैं कि NaOH क्या है, यहाँ पे एक क्षार है और जबकि HCl क्या है, एक अम्ल है। तो अम्ल को क्षार क्या कर रहा है, उदासीन कर रहा है, यानी कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या होता है, उदासीन विलयन प्राप्त होता है। तो अगर 10 ml हम क्षार ले रहे हैं, NaOH ले रहे हैं और उसको उदासीन करने के लिए 8 ml HCl ले रहे हैं, और दूसरी स्थिति में हमने क्या किया, NaOH की मात्रा 20 ml यानी कि डबल ले ली, तो हमको HCl की मात्रा भी डबल लेनी पड़ेगी, यानी कि पहले 8 ml थी तो अब कितना HCl लेना पड़ेगा, आपके 16 ml HCl लेना पड़ेगा। आपका सही आंसर हो जाएगा डी, 16 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपोषण के लिए आवश्यक हैं
सबसे पहले जान लेते हैं स्वपोषण क्या होता है। तो स्वपोषण वो होता है जिसमें पौधे या फिर कोई भी जीव अपने लिए भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ऐसा कौन करते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, हरे पेड़ पौधे और कुछ जीवाणु कवक होते हैं, वो अपने लिए स्वयं भोजन बनाते हैं। वो कैसे स्वयं भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की सहायता से। तो देख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के अंदर क्या क्या चीज़ें की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता होती है। उसके बाद में क्लोरोफिल, जो पत्तियों के अंदर हरापन होता है उसको क्लोरोफिल कहते हैं, तो उसकी आवश्यकता होती है। और सबसे ज़्यादा जरूरी है सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। तो इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता स्वपोषण के लिए होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो पाइरूवेट का विखंडन कहाँ होता है ये पूछा गया। तो पाइरूवेट का विखंडन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया नामक अंग होता है उसके अंदर पाइरूवेट का विखंडन होता है और उससे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनती हैं। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाप के साथ आयरन की अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो भाप की आयरन से अभिक्रिया यानी कि एफी क्या है, आयरन, और भाप यानी कि H2O, इनकी अभिक्रिया से क्या होगा, आपके FeO3 यानी कि फेरस ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड बन जाएगा और उसके साथ में हाइड्रोजन जो है गैसीय फॉर्म में मुक्त होगी। तो ये आपकी अभिक्रिया क्या है, आयरन की अभिक्रिया भाप से होने पे आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती हैं। तो कुछ धातुएं क्या होती है जो वातावरण में वायु में ऑक्सीजन होती है उसके साथ में और जल के साथ में अधिक तेज़ी से यानी कि अधिक अभिक्रियाशील होती है, वो अधिक तेज़ी से अभिक्रिया कर लेती है। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो इनसे अभिक्रिया नहीं करती हैं। वे धातुएं जो वायु, जल और अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती हैं और वे शीघ्रता से संक्षारित नहीं होती हैं, उनके उदाहरण है सोना और प्लेटिनम। सोना और प्लेटिनम जो है वो सबसे कम अभिक्रियाशील या क्रियाशील धातुएं हैं। वो धातुएं वायु और जल और अम्लों के साथ में अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो ये आपके इसका आंसर हो जाएगा सोना और प्लेटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन इसलिए करता है क्योंकि अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन मुक्त आयन होते हैं और वो विद्युत धारा के प्रवाह में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयस्क की परिभाषा दीजिए। तो अयस्क क्या होता है, सबसे पहले खनिज जो हम पृथ्वी से खोदकर, धरती से खोदकर कुछ पदार्थ निकालते हैं जमीन से, उनको खनिज कहते हैं। अब वैसे खनिज जिनके अंदर धातु काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है और उनको निकालना लाभकारी होता है, वो क्या कहलाते हैं, अयस्क या ओर कहलाते हैं। जैसे कि लेड का जो अयस्क होता है वो होता है गेलेना, पीबीएस लेड का अयस्क होता है जिसको गेलेना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का अर्थ क्या है और उदाहरण दीजिए। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसके अंदर अभिक्रिया में सबसे पहले क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद बनते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा या ऊष्मा भी मुक्त होती है या उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा का उत्पन्न होना या ऊष्मा का ऊर्जा का उत्पन्न होना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। उदाहरण के लिए जो दहन अभिक्रिया है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस क्या होती है, CH4 या मेथेन, इसका ऑक्सीजन से क्रिया होगी तो इससे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन बनेगी, जल बनेगा और उसके साथ में आपकी ऊर्जा मुक्त होगी। इसलिए ये अभिक्रिया जो है वो आपकी कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उसके साथ ही श्वसन जो है वो भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि श्वसन हम क्यों करते हैं, ताकि हमने जो भोजन ग्रहण किया है उसको पाचन करके उससे ऊर्जा प्राप्त की जा सके। तो इसमें भी ऊर्जा प्राप्त हो रही है, हमको ऊर्जा मुक्त हो रही, तो श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो चाकू से आसानी से काटी जा सकती हैं। तो लिथियम जिसको Li से रिप्रेजेंट करते हैं, सोडियम Na और पोटेशियम K, ये तीनों जो धातुएं हैं जो है बहुत ही मुलायम होती हैं और इनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो सोडियम क्या होता है, सोडियम एक बहुत ही अधिक क्रियाशील धातु है। ये क्या करती है, ऑक्सीजन से इतनी तेज़ी से अभिक्रिया करती है कि अगर इसको खुले में रख देंगे तो ये आग पकड़ लेगी।
तथा इसे सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं, आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। और ये जो सोडियम है वो नमी से भी अभिक्रिया कर लेता है। नमी यानी कि जो वायुमंडल के अंदर जलवाष्प होती है उससे भी बहुत तेज़ी से अभिक्रिया कर सकता है, इसलिए इसको केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी, यहाँ उसका चित्र बनाइए। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है, यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे आपस में साझा होकर बंध बनाते हैं वो हमको दर्शाना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसमें CO2 यानी कि एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है और ये डबल बॉन्ड से इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। अब देख लेते हैं कि ऑक्सीजन के पास में टोटल जो है 6 इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कोश में होते हैं, जबकि कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इस ऑक्सीजन के पास में भी 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन और ये कार्बन अपने परस्पर 2-2 इलेक्ट्रॉन साझा कर लेते हैं और डबल बॉन्ड इनके बीच में इस प्रकार से बनता है। और नेक्स्ट जो ये कार्बन और ऑक्सीजन है ये भी आपस में 2 इलेक्ट्रॉन साझा कर लेते हैं और इनके बीच में भी डबल बॉन्ड बनता है। तो इस प्रकार से आपको कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का चित्र बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिसके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है। तो कार्बन के 2 विशिष्ट गुण होते हैं जो अन्य पदार्थों से भिन्न होते हैं। पहला जो गुण है वो इसका है श्रृंखलन। श्रृंखलन यानी कि कार्बन से कार्बन जुड़ के एक लंबी चेन बना सकता है, इस प्रकार से ये इसका विशिष्ट गुण है जिसके कारण इसकी यौगिकों की संख्या असीमित है। और दूसरा जो इसका विशिष्ट गुण है वो है चतुस्संयोजकता। कोई भी पदार्थ जो कार्बन होता है, कार्बन तत्व होता है, कार्बन परमाणु होता है, उसकी 4 संयोजकता होती है। तो वो अलग अलग प्रकार के अलग अलग तत्वों से अलग अलग परमाणु से संयोग करके अलग अलग यौगिक, असंख्य यौगिक बनाता है। क्योंकि उसकी संयोजकता 4 है तो वो हर एक प्रकृति में लगभग हर एक पदार्थ के साथ में यौगिक के तत्व के साथ में जुड़ के यौगिक का निर्माण करता है। जैसे कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ में भी यौगिक का निर्माण करता है, नाइट्रोजन के साथ में भी करता है, हाइड्रोजन के साथ में भी करता है। इस प्रकार से अनेक तत्वों के साथ में मिलकर अलग अलग यौगिकों का निर्माण करता है। तो ये इसके 2 विशिष्ट गुण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लोपेंटेन का अणुसूत्र और संरचना सूत्र क्या होगा। तो साइक्लोपेंटेन यानी कि 5 इसके अंदर कार्बन है और साइक्लो मतलब ये एक चक्रीय यौगिक है। इस प्रकार से कार्बन जुड़ के एक रिंग बना रहे हैं। तो इसकी जो संरचना है और अणुसूत्र है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका जो अणुसूत्र होता है वो होता है C5H10, ये इसका साइक्लोपेंटेन का अणुसूत्र होता है। और इसकी जो संरचना होती है वो किस प्रकार से होती है, इस प्रकार से 5 कार्बन परमाणु एक दूसरे से एक चक्रीय रूप में जुड़े होते हैं और उसके बाद में उन प्रत्येक कार्बन के ऊपर 2-2 हाइड्रोजन होते हैं ताकि उसकी जो प्रत्येक कार्बन की जो 4 संयोजकता है वो पूरी हो जाए। तो इस प्रकार से इसका जो साइक्लोपेंटेन का संरचना सूत्र होता है और जो अणुसूत्र होता है वो होता है C5H10। इस प्रकार से आपको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, CH3CH2Br यौगिक का नामकरण कीजिए। तो इसका नामकरण करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, कार्बन की संख्या इस श्रृंखला के अंदर गिननी है। तो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो एक कार्बन होता है मेथेन, 2 कार्बन है तो एथेन। तो 2 कार्बन है इसमें, तो इसमें एथेन आ जाएगा। और उसके बाद में पूर्व लग्न क्या आएगा, इसके साथ में जो क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है उसका पूर्व लग्न इसके आगे आएगा। तो ये क्या है, हेलोजन समूह जुड़ा हुआ है। तो हेलोजन समूह में क्या होता है, ये क्या है, ब्रोमीन है। तो ब्रोमीन का ब्रोमो आ जाएगा, पूर्व लग्न के रूप में ब्रोमो आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, ब्रोमो एथेन। इसका जो नामकरण है वो हो गया ब्रोमो एथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 20, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का समीकरण लिखिए। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, पौधे के अंदर भोजन निर्माण की जो अभिक्रिया होती है, प्रक्रिया होती है, वही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। इसके अंदर क्या करते हैं, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किसकी सहायता से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वातावरण से ग्रहण करते हैं और जल वो जमीन से ग्रहण करते हैं। उसके बाद में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल नामक जो एक तत्व होता है उसकी सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। और भोजन में क्या बनता है, इनके C6H12O6 और उसके साथ में जल और ऑक्सीजन मुक्त होती है, जो ऑक्सीजन पेड़ पौधे देते हैं और वो हम वापस श्वसन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से इसकी अभिक्रियाएं, इसके अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का उपयोग हो रहा है और सूर्य के प्रकाश की सहायता से और क्लोरोफिल की सहायता से भोजन का निर्माण, जल बन रहा है और बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन बन रही है। और इसमें संतुलित करने के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु और 12 जल के अणु
इसमें उपयोग होते हैं। और उसके बाद में एक जो है वो अणु बनता है आपके भोजन का ग्लूकोज का, ये क्या है ग्लूकोज। और उसके बाद में उसके साथ में 6 जल के अणु और 6 ऑक्सीजन के अणु इसमें निर्मित होते हैं। इस प्रकार से आपको इसका समीकरण, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का समीकरण लिखना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मुझे आप सभी से बात करके बहुत अच्छा लगा। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।